बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 76 इक़्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 77 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो सोच रहा था कि अगर कोई और सूरत-ए-हाल पैदा हुई तो हर सूरत में उसे निपटना होगा। किसी ऐसी सूरत-ए-हाल से बचने का तरीका ये भी था कि वो लोग खामोशी से यहाँ से निकल जाएं, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं था। यह ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो रुपोशी इख्तियार कर सके। कस्बानुमा एक छोटा सा शहर था जिसकी आबादी कबाइलों पर मुश्तमिल थी। किसी गैर कबाइली के लिए अपने आप को यहाँ छुपाना बहुत मुश्किल था। गाड़ी से उतरने के बाद वो यहाँ की रिहायशी होटल भी देख चुका था। सरायनुमा होटल थे और ये अपने आप को दूसरों की नजरों से छुपा नहीं सकते थे। कोई और ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पनाह मिल सकती। यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाली बसें यहाँ से आगे सुबह सवेरे ही निकल जाती थी। रात को किसी तरफ कोई बस नहीं जाती थी। शारिक ने इधर उधर देखा, उसके सारे साथी ऊँग रहे थे और वो उठकर कमरे से टहलता हुआ बावर्ची खाने में आ गया जहां अहमद खान खाना तैयार कर रहा था। बावर्ची खाना काफी कुशादा था जिसमें लकड़ियां इस्तेमाल होती थी। धुएं से तमाम दीवारें काली हो रही थी। अहमद खान उसे देखकर मुस्कुरा दिया। एक बात तो बताओ अहमद खान, शारिक उसकी तरफ देखते हुए बोला। यहाँ से बसें कहाँ जाती हैं? एक बस तो उस तरफ जाती है जिस तरफ से तुम लोग आए हो, अहमद खान ने जवाब दिया। एक बस शुमाली वजीरिस्तान में मैदान शाह की तरफ और एक बस तनाई पोस्ट से होती हुई फोर्ट सेंडीमैन की तरफ जाती है, जबकि एक और बस तनाई पोस्ट से होती हुई इस्माइल खान की तरफ जाती है। ये तमाम बसें सुबह 6 बजे से पहले निकल जाती हैं। उन्हीं में से आने वाली कुछ बसें दोपहर के वक्त यहाँ पहुँचती हैं, जो थोड़ी देर रुकने के बाद फिर निकल जाती हैं। इनके अलावा करीबी बस्तियों के लिए बसें चलती रहती हैं, लेकिन शाम से पहले ये बसें भी बंद हो जाती हैं। यहाँ रात को बसें नहीं चलती? शारिक ने पूछा। नहीं, अहमद खान ने नफी में सर हिलाया। रास्ते बड़े खतरनाक हैं, इसलिए उनमें सफर दिन के वक्त ही होता है। शाम होने तक तमाम बसें अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंच जाती हैं। रात को कोई बस नहीं चलती। और ट्रक वगैरह? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, फिर बात जारी रखते हुए बोला। मलिक शहबाज ने बताया था कि इन इलाकों में चीड़ के दरख्तों की बहुतात है और काट काट कर ट्रकों पर शहरों में भेजी जाती है। ट्रक तो मेरा ख्याल है रात को भी चलते होंगे। हाँ, अहमद खान ने जवाब दिया। इक्का दुक्का ट्रक तो चलते ही रहते हैं, लेकिन हादसात भी होते रहते हैं। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? यूं ही कुछ मालूमात हासिल होनी चाहिए ना, शारिक ने जवाब दिया और बावर्ची खाने से निकल आया। वो घूम फिर कर मकान देखता रहा। कई कमरे थे, 2-3 कमरे ऐसे थे जिनमें कालीन बिछे हुए थे और कुछ सामान भी मौजूद था, जबकि बाकी कमरे खाली थे और उनके फर्श पर गर्द जमी हुई थी। कुछ देर बाद वो मकान से बाहर आ गया और बरामदे में खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। नशेब में शहर की जगमगाती हुई रोशनियां नजर आ रही थी। उन रोशनियों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि शहर कितना बड़ा था और उसकी आबादी किस कदर फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद अहमद खान भी बरामदे में आ गया। उसने 2 कैरोसिन लैंप उठा रखे थे। वो लैंप फर्श पर रखकर उनकी सफाई करने लगा। यहाँ बिजली तो मौजूद है, तो लैंप की क्या जरूरत है? शारिक ने कहा। शहरों की तरह यहाँ 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, अहमद खान ने जवाब दिया। रात 11 बजे बिजली बंद कर दी जाती है, फिर सुबह 5 बजे खुलती है। शारिक वहीं खड़ा इधर उधर देखता रहा। वो भी यही सोच रहा था कि किसी हंगामी सूरत हाल में किस तरह यहाँ से निकला जाए, लेकिन अहमद खान ने बसों की जो सूरत हाल बताई थी उसके पेशे नजर यहाँ से कहीं भी जाना मुमकिन नहीं था। वो दोबारा कमरे में आ गया। उसके सारे साथी अब भी ऊँग रहे थे। शारिक भी एक दीवार से टेक लगाकर नीम दराज हो गया। तकरीबन आधे घंटे बाद उसे बरामदे की तरफ से बातों की आवाज सुनाई दी। उसके चंद सेकंड बाद कदमों की आवाज सुनाई देने लगी और उसके थोड़ी देर बाद शहबाज 2 आदमियों के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उन्हें देखकर शारिक के दिल की धड़कन तेज हो गई। मलिक शहबाज के साथ आने वाले दोनों आदमी मलेशिया के अफसरों की वर्दी में थे। मलेशिया के रंग की शलवार कमीज, पिशावरी चप्पल और सरों पर चित्राली किस्म की टोपियां। दोनों ने चौड़े सिगार मुंह में लगा रखे थे और होलिस्टरों में रिवाल्वर नजर आ रहे थे। डरो नहीं, मलिक शहबाज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ये दोनों ऑफिसर मेरे दोस्त हैं, ये रहमान खान और ये हबीबुल्लाह। उसने बारी बारी दोनों का तारुफ कराया, फिर बात जारी रखते हुए बोला। मैं जब भी वहां आता हूँ इनसे मेरी मुलाकात जरूर होती है और हम कम से कम एक वक्त का खाना इकट्ठे ही खाते हैं। कल चूंकि मेरा दिन बहुत मसरूफियत में गुजरेगा, इसलिए मैंने इन्हें आज ही खाने पर बुला लिया है और मेरा ख्याल है तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। मुझे क्या एतराज हो सकता है? शारिक ने जवाब दिया। वो बारी बारी उन दोनों ऑफिसरों की तरफ देख रहा था। उसे अपने बदतरीन खदशात पूरे होते हुए नजर आए, लेकिन उसने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए उठकर उन दोनों से हाथ मिलाया। उनकी बातों की आवाज सुनकर समीना और 9 लखा वगैरह भी जाग गए। मलेशिया के उन अफसरों को देखकर समीना को अपना सांस सीने में रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो दोनों ऑफिसर भी कालीन पर बैठ गए। शहबाज उन्हें बातें करता छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। शारिक ने यह बात फौरन ही महसूस कर ली थी कि वो दोनों ऑफिसर अजीब सी नजरों से समीना और शाह परी की तरफ देख रहे थे। समीना और शाह परी ने भी उनकी नजरों को महसूस कर लिया था। दोनों ने करीब पड़ी हुई चादरें उठाकर इस तरह लपेट ली कि उनके जिस्म पूरी तरह छुप गए थे।
तकरीबन आधे घंटे बाद मलिक शहबाज वापस आ गया। उसने बताया कि खाना लग गया है। वो लोग उठकर उसके साथ वाले कमरे में आ गए जहां कालीन पर दस्तरख्वान बिछा हुआ था और पुरतकल्लुफ खाना चुना हुआ था। खाने में बकरे का गोश्त भी था और मुर्गी का भी। शारिक रगबत से खाना नहीं खा रहा था। वो सोच रहा था कि मुमकिन गड़बड़ से किस तरह निपटा जा सकता है। उसने मोहम्मद उमर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी कुछ ऐसे ही तासरात थे। समीना और शाहपरी भी खामोश थी। हालांकि आमतौर पर चाय के दौरान गपशप होती ही रहती थी। वो दोनों इसी तरह बैठी थी जैसे उन्हें जबरदस्ती बिठाया गया हो। खाने के बाद वो लोग दोबारा उस कमरे में आ गए। कुछ देर बाद अहमद खान चाय लेकर आ गया। चाय के दौरान भी गपशप होती रही। उन दोनों ऑफिसरों का अंदाज अगरचे दोस्ताना था और पुरतकल्लुफाना था, लेकिन शारिक मुतमईन नहीं था। इसके दिल में तरह तरह के वसवसे जन्म ले रहे थे और छठीस बार बार किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही थी। 11 बज गए। अचानक ही बत्ती जलने बुझने लगी। शारिक बल्ब की तरफ देखने लगा और उसे अचानक अहमद खान की कही हुई बात याद आ गई। उसने बताया था कि रात 11 बजे बत्ती बंद हो जाती है। ये एक तरह का सिग्नल था कि लोग कैरासिन लैंप वगैरह जला लें। बत्ती 2-3 मरतबा वक्फे वक्फे से जली बुझी और फिर एकदम तारीकी छा गई। अहमद खान, लैंप नहीं जलाया तुमने अभी तक? मलिक शहबाज ने अहमद खान को पुकारते हुए कहा। जला रहा हूं मलिक साहब। कमरे के बाहर कहीं अहमद खान की आवाज सुनाई दी। शारिक ने बेचैनी से अपनी जगह पर पहलू बदला और आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ सिरकने लगा जिस तरफ समीना और शाहपरी बैठी हुई थी। और अचानक ही उसे शाहपरी की हल्की सी चीख सुनाई दी। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, वो चीख कर बोली। शारिक एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसे समझने में देर न लगी कि खेल शुरू हो चुका है। उसी लम्हे यूं लगा जैसे वहां धींगा मुश्ती शुरू हो गई हो। शाहपरी के साथ अब समीना की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? कमीने, छोड़ो मुझे। शारिक बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। वो किसी से टकरा गया। उसने फौरन ही टकराने वाले को पहचान लिया। वो समीना थी। लेकिन उसके साथ ही उसे यह भी पता चल गया कि कोई और भी समीना को गिरफ्त में लिए हुए था, जो उसे दरवाजे की तरफ खींच रहा था। शारिक ने समीना को छोड़कर उस शख्स को गिरफ्त में ले लिया। वो मलेशिया का एक अफीसर था। शारिक उससे गुथम गुथा हो गया। वो दोनों कालीन पर लुढ़कने लगे। दूसरी तरफ से भी धींगा मुश्ती की आवाजें आ रही थी। शारिक ने अपने हरीफ को गिरफ्त में ले रखा था। वो अगरचे शारिक से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन वो शारिक के काबू में आ गया था। और उसी लम्हे दरवाजे के बाहर रायदारी में बदम सी रोशनी नजर आई। अहमद खान लैंप लेकर इसी तरफ आ रहा था। रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा था। मलेशिया ऑफिसर रहमान खान शाहपरी को घसीटता हुआ दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। वो उसे कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ मोहम्मद उमर मलिक शहबाज से उलझा हुआ था। नौलखा एक तरफ खड़ा हुंकों की तरह इधर उधर देख रहा था और फिर दफअतन उसने रहमान खान की तरफ छलांग लगा दी। रहमान खान ने शाहपरी को दबोच रखा था। खींचातानी में शाहपरी के कपड़े फट गए। नौलखा किसी चीते की तरह रहमान खान पर झपटा। उसने एक बाजू रहमान खान की गर्दन पर लपेट दिया और उसे पीछे खींचने लगा। रहमान खान ने शाहपरी को भी पकड़ रखा था और उसे अपने साथ घसीट रहा था। उस खींचातानी में शाहपरी का हाथ रहमान खान के रिवाल्वर के दस्ते पर पड़ गया। उसने बड़ी फुर्ती से रिवाल्वर खींच लिया और ट्रैगर दबा दिया। फायर की आवाज के साथ ही कमरे में रहमान खान की चीख की आवाज भी गूंजी थी। गोली उसके पेट में लगी थी। उसने शाहपरी को छोड़ दिया था। शाहपरी एक झटके से उठकर पीछे हट गई। रहमान की गर्दन अब भी नौलखे की गिरफ्त में थी। रहमान खान को तड़पते देखकर नौलखे ने उसे छोड़ दिया। शाहपरी की आंखों में खून उतर आया था। उसके चेहरे पर बेपनाह सफाकी थी। उसने रिवाल्वर का रुख रहमान के सीने की तरफ करके पे दर पे 2 मरतबा ट्रैगर दबा दिया। दोनों गोलियां रहमान के सीने में पेवस्त हो गईं और खून के फवारे उबल पड़े। दूसरी तरफ मलिक शहबाज और मोहम्मद उमर एक दूसरे से गुथम गुथा थे। मोहम्मद उमर ने मलिक शहबाज को दबोच रखा था। इसी दौरान मलिक शहबाज को जेब में हाथ डालने का मौका मिल गया और उसके फौरन ही बाद एक साथ कमरे में फायर और मोहम्मद उमर की चीख की आवाज गूंजी। शहबाज खान ने जेब में रखे हुए पिस्तौल का ट्रैगर दबा दिया था और गोली मोहम्मद उमर के पेट में लगी थी। वो मलिक शहबाज को छोड़कर पीछे उलट गया। मलिक शहबाज ने दूसरी गोली चला दी। गोली इस मरतबा मोहम्मद उमर की पेशानी पर लगी और वो ढेर हो गया। मलिक शहबाज उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो तीसरी गोली चला सकता, शाहपरी ने यके बाद दीगरे 2 गोलियां चला दी। दोनों गोलियां मलिक शहबाज के सीने में लगी और वो चीखता हुआ ढेर हो गया। मलिक शहबाज का मुलाजिम अहमद खान लैंप दरवाजे के सामने जमीन पर रख चुका था। वो अपने आका की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता था, मगर सूरत देखकर वो चीखता हुआ बाहर की तरफ दौड़ा। नौलखे ने भी उसके पीछे छलांग लगा दी। उसे एहसास हो गया था कि अगर अहमद खान बचकर इस मकान से बाहर निकल गया तो इनकी अपनी जिंदगियों की कोई जमानत नहीं होगी। अहमद खान बरामदे में पहुंच चुका था। नौलखे ने दूरी से छलांग लगा दी और हवा में उड़ता हुआ अहमद खान के ऊपर जा गिरा। अहमद खान के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो दोनों जमीन पर गिरे थे। अहमद खान अगरचे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन नौलखे पर जुनून की सी कैफियत तारी थी। उसने अहमद खान को बुरी तरह दबोच रखा था। कमरे के अंदर मलेशिया ऑफिसर हबीबुल्लाह और शारिक एक दूसरे से गुथम गुथा हो रहे थे। समीना और शाहपरी करीब खड़ी थी। हबीबुल्लाह अपना दिफा करने के साथ साथ होलिस्टर से रिवाल्वर निकालने की कोशिश कर रहा था।
समीना सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगाते ही आगे बढ़ी और उसने बड़ी फुर्ती से हबीबुल्लाह के होलिस्टर से रिवाल्वर खींच लिया और रिवाल्वर की नाल की तरफ से पकड़कर दस्ते से उसके सर पर जरब लगाई। हबीबुल्लाह के मुंह से चीख निकली। उसने शारिक को छोड़ दिया। शारिक एक झटके से उठकर सीधा हो गया। हबीबुल्लाह भी उठकर खड़ा हो गया था। वो एक हाथ से सर सहला रहा था। तुम लोगों ने 3 खून कर दिए हैं, बचकर नहीं जा सकोगे, वो शारिक की तरफ देखते हुए बोला। उसके लहजे में हुर्राहट थी। 3 नहीं 2, शाह परी बोली। हमारे साथी को मलिक शहबाज ने मारा है, लेकिन मैं 13 खून भी करूंगी और तीसरा खून तुम्हारा होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने रिवाल्वर सीधा कर लिया। इससे पहले कि हबीबुल्लाह कुछ कहता, शाह परी ने ट्रैगर दबा दिया। गोली हबीबुल्लाह की पेशानी में लगी और वो मुंह से आवाज निकाले बगैर ढेर हो गया। धींगा मुश्ती की आवाजें सुनकर शारिक बाहर की तरफ दौड़ा। वो ऐन वक्त पर बरामदे में पहुंच गया था। अहमद खान ने 9 लक्के का गला दबोच रखा था। वो पूरी कुव्वत से उसका गला घूंटने की कोशिश कर रहा था और 9 लक्के की आंखें बाहर को उबल पड़ी थी। शारिक ने अहमद खान के सर पर जोरदार ठोकर मारी, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। 2-3 मजीद ठोकरें खाने के बाद भी उसने 9 लक्के का गला नहीं छोड़ा। तो शारिक ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे पूरी कुव्वत से पीछे खींचने लगा और भी लाकर अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। अहमद खान ने 9 लक्के का गला छोड़ दिया और अपनी गर्दन बचाने की कोशिश करने लगा। 9 लक्के ने अहमद खान को टांगों से पकड़ लिया और वो दोनों उसे घसीटते हुए कमरे में ले आए। कमरे में 4 लाशें देखकर अहमद खान की आंखें वहशत से उभर आई। शाह परी खूनख्वार नजरों से उसकी तरफ देख रही थी और फिर उसने अहमद खान के सीने में भी 2 गोलियां पेवुस कर दी। अहमद खान भी चीखता हुआ रहमान खान की लाश के ऊपर ढेर हो गया। शारिक चलने में शाह परी की तरफ देखता रहा। फिर उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से रिवाल्वर ले लिया। शाह परी उससे लिपट गई और अचानक ही फूट फूट कर रोने लगी। शारिक उसका कंधा थपथपा रहा था। समीना ने आगे बढ़कर शाह परी को संभाल लिया। शाह परी तकरीबन 10 मिनट बाद अपनी कैफियत पर काबू पा सकी। अजीब सूरत हाल थी। 5 लाशें पड़ी थी और कमरे में हर तरफ खून बिखरा हुआ था। शारिक वगैरह शाह परी को लेकर दूसरे कमरे में आ गए। उस कमरे से निकलने से पहले शारिक ने मलिक शहबाज की जेब से भी पिस्तौल निकाल लिया था। वो लोग कई मिनट तक खामोश बैठे रहे। फिर 9 लक्काई ने जबान खोली। वो अफसुर्दा से लहजे में कह रहा था, बेचारा मोहम्मद उमर, कई दिन का साथ था हमारा और उसका। मोहम्मद उमर के जिक्र पर शाह परी और समीना फूट फूट कर रोने लगी। उनका मोहम्मद उमर से कोई खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन उनका कई रोज का साथ रहा था। जिंदगी और मौत के खेल में वो साथ थे। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे उनका सगा भाई बिछड़ गया था। वो लोग बहुत देर बाद अपनी कैफियत पर काबू पा सके थे। अब सूरत हमारे लिए ज्यादा खतरनाक हो गई है। शारिक ने बारी बारी उन सब की तरफ देखते हुए कहा, यह मकान अगरचे आबादी से काफी दूर है, लेकिन हो सकता है गोलियों की आवाज कहीं सुन ली गई हो। अगर कोई सूरत हाल मालूम करने के लिए इस तरफ आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। मेरा ख्याल है इस तरफ कोई नहीं आएगा, शाह परी ने कहा। गोलियां बंद कमरे के अंदर चली थी। इनकी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं सुनी होगी। फिर भी हमें मोहतात रहना चाहिए, शारिक ने कहा। वो लोग तकरीबन आधे घंटे तक बैठे रहे, लेकिन किसी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, जिसका मतलब था कि फायरिंग की आवाज वाकई ही कहीं नहीं सुनी होगी। अगर कहीं सुनी भी गई होगी तो किसी ने तवज्जो नहीं दी होगी। अब उनके लिए सबसे अहम मसला ये था कि लाशों का क्या किया जाए और आइंदा के लिए क्या सोचा जाए। मेरी राय तो ये है कि हमें सुबह पहली बस से यहाँ से निकल जाना चाहिए, शारिक ने कहा। मैंने अहमद खान से मालूम कर लिया था। बसें यहाँ से सुबह 6 बजे के लगभग निकलती हैं और बेहतर होगा कि हम 5:30 बजे अड्डे पर पहुंच जाएं और डेरा इस्माइल खान वाली बस पर जगह हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन हमारे बाद कोई यहाँ आ गया और उसने लाशें देख ली तो क्या होगा? वो लोग तो रास्ते में भी बसें रुकवा लेंगे, 9 लक्के ने कहा। कल शाम को 2-3 आदमियों ने हमें मलिक शहबाज के साथ इस तरफ आते हुए देखा था। हम ज्यादा लोगों की नजरों में नहीं आए, शारिक ने कहा। वैसे एक तजवीज है मेरे जहन में। वो क्या? समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मकान की पिछली तरफ गड्ढा खोदकर लाशों को दफन कर दिया जाए और खून आलूद कालीन भी उसी गड्ढे में डाल दिया जाए। इस तरह हमें वक्त मिल जाएगा और हम यहाँ से ज्यादा दूर जा सकेंगे। ठीक है, तो फिर गड्ढा खोदने की तैयारी करनी चाहिए, 9 लक्के ने कहा। वो लोग उठकर मकान में घूमने लगे। स्टोर वाले एक कमरे में उन्हें बेलचे और कदाल मिल गए। वो लोग मकान की पिछली तरफ आ गए और एक मुनासिब जगह का इंतखाब करके गड्ढा खोदने लगे। समीना और शाह परी भी उनका साथ दे रही थी। जमीन नरम थी और उन्हें गड्ढा खोदने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। 4 बजे के लगभग उन्होंने तमाम लाशें उठाकर गड्ढे में डाल दी। उनके ऊपर कालीन भी डाल दिए गए और गड्ढा बंद करके मट्टी इस तरह बराबर कर दी गई थी कि वो जगह फौरी तौर पर नजरों में ना आ सके। लाशों से फारिग होने के बाद वो घर की तलाशी लेने लगे। एक कमरे की अलमारी से उन्हें कपड़े मिल गए। जनाना कपड़े भी थे और मर्दाना भी। जनाना कपड़ों को देखकर अंदाजा होता था कि मलिक शहबाज के घर वाले भी यहाँ आते रहते थे। इन्होंने मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लिए। समीना और शाह परी बावर्ची खाने में आ गई। रात का बचा हुआ खाना गर्म करने के साथ चाय भी बना ली गई। इस तरह उन्हें नाश्ता मिल गया। दोनों मलेशिया अफीसर मलिक शहबाज के लिबास की तलाशी और घर की तलाशी के दौरान शारिक को पाकिस्तानी करेंसी में कई हजार रुपए मिल गए।
जो उसने एहतियात से अपनी जेब में रख लिए थे। ये रकम रास्ते में उनके अखराजात के लिए काफी थी। वो लोग 5:15 बजे मलिक शहबाज की हवेली से निकल आए। उस वक्त दिन का बहुत मदम सा उजाला फैलना शुरू हुआ था। वो लोग तेज तेज कदमों से चलते रहे। वो लोग मस्जिद से मुलिक हवेली में बसों के अड्डे पर पहुंच गए। उस हवेली को शहर के मरकजी बाजार की हैसियत भी हासिल थी। दुकानें अगरचे बंद थी, अलबत्ता इक्का दुक्का चाय खाने खुले हुए थे। मुख्तलिफ इतराफ को जाने वाली बसें तैयार खड़ी थी। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि उन्हें डेरा इस्माइल खान जाने वाली बस पर जगह मिल गई थी। शारिक ने टिकट लिए और वो बस में बैठ गए। कुछ मुसाफिर पहले से बैठे थे, कुछ आ रहे थे। शारिक खिड़की के साथ सीट पर बैठा मोहताज निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। ठीक 6 बजे बस चली तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। बस शहर से बाहर निकल रही थी कि पीछे से आने वाले एक ट्रक ने आगे निकलकर बस का रास्ता रोक लिया। बस रुक गई। ट्रक में मलेशिया के मुसल्ला जवान भरे हुए थे। ट्रक भी रुक गया था। मलेशिया के मुसल्ला जवानों ने ट्रक से उतरकर बस को घेरे में ले लिया। शारिक का दिल उछलकर हल्क में आगे। वो अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए नौलखा, समीना और शाहबरी की तरफ देखने लगा। उन तीनों की कैफियत भी इससे मुख्तलिफ न थी। मलेशिया के मुसल्ला जवानों ने बस को चारों तरफ से घेरे में ले लिया था। शारिक को समझने में देर न लगी कि अब किस्मत उनका साथ छोड़ रही है। रात को मलिक शहबाज की हवेली में मलेशिया के 2 अफीसर खाने पर मौजूद थे। उनके बारे में दूसरों को भी मालूम होगा कि वो कहाँ गए थे और जाहिर है वो ये भी जानते होंगे कि उनकी वापसी कब होगी। हो सकता है उन दोनों ने अपने साथियों को यह भी बताया हो कि उनकी वापसी रात को किस वक्त होगी, लेकिन वो रात को अपने ठिकानों पर वापस नहीं पहुंचे थे, जिस पर उनके दूसरे साथियों को तशवीश हुई होगी। और यकीनन कोई ना कोई आदमी उनके बारे में मालूम करने के लिए सुबह ही सुबह मलिक शहबाज की हवेली पहुंच गया। शहर से हवेली तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं था, दूसरे रास्ते भी हो सकते थे और इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि एक रास्ते से शारिक और उसके साथी निकले थे और उसके फौरन ही बाद दूसरे रास्ते से उन अफीसरों का कोई साथी पहुंच गया हो। उसने हवेली में उन्हें तलाश किया होगा। दीवारों पर खून के छींटे भी देखे होंगे। कमरे में कालीन वगैरह ना पाकर उसे शुबह हुआ होगा और फिर मकान के पिछली तरफ वो कच्ची जगह भी उसकी नजरों में आ गई हो। शारिक को याद आ रहा था कि उन्होंने बेलचे वगैरह भी वहीं छोड़ दिए थे। ताजा खुदी हुई कच्ची जगह देखकर उस शख्स को शुबह हुआ होगा। बेलचे से जरा सी मिट्टी हटाने पर इस सारी बात उसकी समझ में आ गई होगी। वो भागम भाग अपने हेडक्वार्टर पहुंचा होगा और दूसरों को सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया गया होगा। उन लोगों ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर वो लोग हरकत में आ गए थे और उनकी बस रोक ली थी। जाहिर है दूसरे शहरों को जाने वाली बसों को भी रोका गया होगा। शारिक ने ये सब कुछ सोचते हुए इधर उधर देखा। बस के मुसाफिरों में औरतें भी थी, बच्चे भी और मर्द भी। वो सब के सब खौफजदा नजर आ रहे थे। शारिक और नौलखा एक सीट पर बैठे थे और समीना और शाहपरी दूसरी सीट पर। उन दोनों ने चादरें ओढ़ रखी थी और दूसरी कबायली औरतों की तरह चेहरे चादरों में छुपा रखे थे। शारिक बाऊ, नौलखे ने उसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी की। लगता है अपना आखिरी वक्त आ गया है, कलमा शहादत पढ़ लो। अपनी जगह पर आराम से बैठे रहो। हो सकता है मामला कुछ और हो। अगर हमारे बारे में कोई बात हो तो उनसे उलझने या मुकाबला करने की जरूरत नहीं। अगर ये लोग हमें अपने साथ ले जाना चाहें तो खामोशी से इनके हुक्म पर अमल करना। बाद में देखेंगे कि अपने बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। शारिक ने भी सरगोशियाना लहजे में कहा। मुकाबला खाक करना है, नौलखा बोला। मलिक शहबाज और उसके साथियों के जो पिस्तौल हमने अपने कब्जे में की थी वो तो तुमने रास्ते ही में फेंकवा दिए थे। तुम देख रहे हो उन लोगों के पास सब मशीन गन्ने हैं। हम खाली हाथ उनका मुकाबला क्या खाक करेंगे? बस अब खामोश बैठे रहो। एक अफीसर बस के दरवाजे में खड़ा हो गया। उसने पहले पश्तो में कुछ कहा, फिर उर्दू जबान में बोला। बस के तमाम मुसाफिर नीचे उतर आए और कोई भी किसी किस्म की कोई गलत हरकत करने की कोशिश ना करे, वरना अपने नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। बस में शारिक और उसके साथियों के अलावा बस 2 दीगर मुसाफिर थे जो पंजाब या किसी और इलाके के रहने वाले थे। वो पश्तो नहीं समझते थे। बस के तमाम मुसाफिर एक एक करके नीचे उतरने लगे। मलेशिया के 4 जवान बस के सामने राइफलें ताने खड़े थे। अफीसर ने इशारे से औरतों को एक तरफ चलने को कहा। तमाम औरतों ने इस किस्म के लिबास पहन रखे थे कि उनके सिर्फ पैर नीचे से नजर आ रहे थे और वो अफीसर उनके पैरों को बड़े गौर से देख रहे थे। समीना और शाहपरी भी उन औरतों के साथ दूसरी तरफ खड़ी हो गई। 2 सिपाही उन औरतों पर भी राइफलें ताने खड़े थे। शारिक और नौलखा भी बस से उतरकर दूसरे आदमियों के साथ खड़े हो गए थे। आखिर में एक औरत और 2 बच्चे बस से उतरे। बच्चों में से एक की उम्र 10 साल और दूसरे की 12 साल के लगभग रही होगी, जबकि उस औरत की उम्र का अंदाजा लगाना दुश्वार था। उसने स्याह चादर लपेट रखी थी जिस पर सफेद पोलका डॉट्स बने हुए थे। चादर इस तरह लिपटी हुई थी कि उसका पूरा जिस्म पूरी तरह छुप गया था। उसके हाथ भी चादर के अंदर छुपे हुए थे। चेहरे पर भी चादर इस तरह लिपटी हुई थी कि सिर्फ एक आंख की जगह चादर में जरा सा खलाल नजर आ रहा था। पैरों में सलीम शाही की तरह के जूते थे। अफगानिस्तान में और इस इलाके की औरतें भी आम तौर पर इसी तरह के जूते पहनती थी। उस पार्टी का अफीसर बड़ी गहरी नजरों से बस से उतरने वाले मुसाफिरों के चेहरे देख रहा था।
जब वो शारे के सामने पहुंचा तो इसके दिल की धड़कन यकायक तेज हो गई थी।